चलिए। नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से बताएं एक बार कमेंट करके। आवाज आ रही है मेरी? मुस्कान, सलोनी, अमित, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया हैं? करें शुरुआत। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? मेरे ख्याल से योजना आयोग हमने समाप्त किया था। अभी हमें क्या पढ़ना है? तो नीति आयोग हमें लगभग लगभग पढ़ना है ना? नीति आयोग से हमें शुरुआत करना है। चलिए आइए जरा, सब कुछ ओके है तो फिर हम शुरुआत करते हैं। नीति आयोग, देखो, भले इसको नीति आयोग को हिंदी में हिंदी में जो है वो दूसरे रूप में लिखा जाता, पर नीति आयोग को अंग्रेजी में भी नीति आयोग ऐसे लिखते हैं, नीति आयोग। आ गई बात समझ में? तो ये नीति आयोग के बारे में हमें पढ़ना है। तो नीति आयोग और फाइनेंस कमीशन, एनडीसी, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, पर हम लोग हेडिंग डालेंगे नीति आयोग। पहले पहले इसको हम निपट लेते हैं, है ना? इससे इससे पहले सामना कर लेते हैं नीति आयोग से। तो नीति आयोग एनआईटीआई, क्या बोलते हैं? एनआईटीआई, है ना? नीति का मतलब क्या है? एनआईटीआई, है ना? आवाज का इशू, एक मिनट। ओके जी। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? सवाल ये बन सकता है ना कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो सवाल यही बनेगा कि नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? एनआईटीआई है। तो एनआईटीआई में एन आई का मतलब क्या है? तो एन का मतलब है नेशनल, नेशनल। एन का मतलब नेशनल होता है, आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। तो नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट। टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग, पर यहां पर एक एब्रीविएशन हमें लगाना पड़ेगा, फोर। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है। आ गई बात समझ में? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है भैया। अंग्रेजी में इसी फुल फॉर्म को आपको याद रखना है, परीक्षा में कई बार आता है। आ गई बात समझ में? चलो, नीति आयोग के बारे में इतनी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि नीति आयोग जो है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि इसका नेचर क्या है। नेचर, नेचर मतलब प्रकृति, मतलब क्या इसका जिक्र संविधान के अंदर है? नहीं। तो इसकी प्रकृति क्या है? देखो, इसके अगर नेचर की मैं बात करूं, इसके अगर मैं नेचर की बात करूं मेरे दोस्त, कि इसका नेचर क्या है, तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि इसकी जो प्रकृति वो कैसी है। ये जो संस्था है ना, दरअसल नीति आयोग, इस संस्था का जिक्र संविधान के अंदर भी नहीं है। मतलब ये संवैधानिक संस्था तो हो नहीं सकती, तो फिर इसका जिक्र कहां है गुरुजी? याद रखना, इसका जो जिक्र है ना, वो सरकार ने एक आदेश से किया है। तो सरकार के आदेश से, जो केंद्र सरकार है उसके आदेश से इसको बनाया गया है, इसलिए इसलिए इसे कार्यकारी संस्था के नाम से जानते हैं। तो इसकी प्रकृति अगर आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपके पास में हो ऑप्शन की कार्यकारी संस्था है, तो ये कार्यकारी संस्था हो सकती है ना? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसको अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? तो एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम से आप इसे जानते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम से, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन के नाम से आप इसे जानते हैं। अगर मान लो उस ऑप्शन में कार्यकारी न हो, तो इसके अलावा आप सलाहकारी भी टिक कर सकते हैं। तो इस संस्था की जो प्रकृति है वो सलाहकारी भी हो सकती है। सलाहकारी का मतलब होता है एडवाइजरी, ये सलाह देती है, ये भारत सरकार को सलाह देती है, राज्य सरकार को सलाह देती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, किससे देश के हित में काम होगा और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो सलाहकारी जिसे बोलते हैं एडवाइजरी, तो ये एडवाइजरी बॉडी भी है, ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को सलाह देती है ना, इसलिए। या फिर इसका जिक्र चूंकि संविधान में नहीं है, तो इसे गैर संवैधानिक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप तीसरा लिख सकते हैं, ये गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक, इसकी प्रकृति कैसी है? गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक का मतलब यह नहीं होता है कि संविधान की विरोधी। गैर संवैधानिक का मतलब होता है जिसका जिक्र संविधान में नहीं हो,
उसे गैर संवैधानिक के नाम से जाना जाता है। तो ये गैर संवैधानिक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के नाम से आप इसे जानते हो, है ना। तो इसकी प्रकृति ये है। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में मेरे साथियों? अच्छा, नीति आयोग, नीति आयोग का अन्य नाम क्या है? सवाल यहां से भी आते हैं कि इसको और किस नामों से जाना जाता है। आपने आपने मेरे साथियों इसे बौद्धिक संस्था सुना होगा, तो इसका अन्य नाम क्या है? तो इसे याद रखना है, बौद्धिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें सबसे पहला नाम लिखेंगे थिंक टैंक। ये सरकार का थिंक टैंक है। क्या कहा? थिंक टैंक। थिंक का मतलब है जो सोचे विचारे, तो सरकार के लिए जो सोचे विचारे वो काम जो है वो सरकार का यही कर रहा है थिंक टैंक के रूप में, जिसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं। इसे बौद्धिक संस्था, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। तो दूसरा लिख सकते हैं, इसे बौद्धिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसे? बौद्धिक संस्था। तो याद रखना है, इसे बौद्धिक संस्था के नाम से भी जानते हैं, इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशन भी आप इसे कहते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग इसके अंदर है। कौन लोग है? बुद्धिजीवी लोग, जो बुद्धि लगाते हैं, है ना, वो लोग इसके अंदर है मेरे दोस्त, है ना। अच्छा, सवाल यह बन सकता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, इसको स्टैब्लिश कब किया गया? तो अगला बिंदु लिखेंगे, इसकी जो स्थापना है ना, इसका गठन जो है, गठन या स्थापना कह लो, जो भी आप कहें, गठन या स्थापना जो भी आप कहें एक ही बात है। हालांकि दोनों में तकनीकी अंतर होता है, लेकिन ठीक है। तो इसकी स्थापना या गठन की हम बात करें तो आपको पता ही है कि इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो 1 जनवरी, 1 जनवरी 2015 को इसको क्या किया गया था? गठन किया गया था। किसके स्थान पर किया गया था? तो याद रखना है, योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, है ना। तो लिखेंगे योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, आपको पता है योजना आयोग की समाप्ति करके नीति आयोग बना दिया गया था इसी को, है ना। तो योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर इसकी स्थापना की थी 1 जनवरी 2015 को, है ना। इसकी स्थापना की घोषणा कब की गई थी? ऐसे तो मैंने कल भी आपको बता दिया था कि इसकी जो घोषणा है वो कब की गई थी। तो इसकी घोषणा की गई थी 2014 में, जो स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे थे उस समय, दिल्ली के लाल किले से 15 अगस्त को मेरे दोस्त 2014 की बात है ना। दिल्ली के लाल किले से इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो पीएम के द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, है ना। मोदी जी के द्वारा, पीएम द्वारा मेरे साथियों, है ना, लाल किले से इसकी घोषणा की गई थी कि हम योजना आयोग को समाप्त करके अब क्या लेकर के आ रहे हैं? नीति आयोग लेकर के आ रहे हैं। आ गई बात समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दावली है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्दावली है। यहां से तो आपको सवाल याद रखना ही रखना है, ये बात आपको याद रखना। ओके, चलो बताओ, यहां तक ओके है सब? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि हाँ सर, यहां तक सारी बातें ओके है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, करें शुरू अगली बात। ओके, चलो इतना एक बार पढ़ लो जल्दी से, है ना। मैं पानी पी लेता हूँ, जल्दी से पढ़ लो इसको, इतना बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी और भी बाकी है ना, बाकी है, बाकी है।
अगली बात, इसके अध्यक्ष की हम बात करते हैं। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो चेयरमैन की अगर हम चर्चा करें, तो इसके अध्यक्ष होते हैं पदेन प्रधानमंत्री जी, है ना। अध्यक्ष को आप चेयरमैन के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में। तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। पदेन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इसके कौन है? अध्यक्ष है। आ गई बात समझ में? और आपको बताइए कि पहले और वर्तमान, अभी वर्तमान में कौन है? तो दामोदर दास मोदी ही हैं। तो याद रखना, पदेन और वर्तमान, मतलब फर्स्ट और अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो मेरे साथियों, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, ये इसके अध्यक्ष कौन से नंबर के हैं? अभी तो पहले ही चल रहे हैं, फर्स्ट। मतलब फर्स्ट क्यों लिखे, है ना? जब से नीति आयोग बनाया गया तब से यही तो अध्यक्ष है, तो फर्स्ट सेकंड की तो बात ही नहीं होती ना भाई। तब फर्स्ट सेकंड हम क्यों लिखेंगे, है ना? सही है ना? तो फर्स्ट सेकंड हम फिर क्यों लिखेंगे? तो याद रखना है ये इसके अध्यक्ष है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी बिल्कुल। चलो अब उपाध्यक्ष की हम बात कर लेते हैं कि इसके उपाध्यक्ष कौन है। तो मेरे भाई, इसके अगर उपाध्यक्ष की हम चर्चा करें, उपाध्यक्ष की हम चर्चा करें, तो उपाध्यक्ष को हम वाइस चेयरमैन के नाम से जानते हैं, है ना। वाइस चेयरमैन आप इसे कहते हैं। इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं ना मेरे दोस्त, याद रखना है, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो पीएम द्वारा अपॉइंट, क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री द्वारा अपॉइंट, पीएम द्वारा अपॉइंट, पीएम द्वारा नियुक्त बोलते हैं इसे अंग्रेजी में, अपॉइंट शब्द के नाम से जाना जाता है। पीएम जी जो है वो इस नियुक्ति करते हैं। और अगर उपाध्यक्ष की हम चर्चा करें ही सही, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, इसके फर्स्ट अगर वाइस चेयरमैन की हम बात करें नीति आयोग के, तो इसके पहले उपाध्यक्ष थे मेरे साथियों जिनका नाम था अरविंद पनगड़िया, जो वर्तमान में आपके जो है वित्त आयोग उसके अध्यक्ष हैं, 16वें वित्त आयोग के। तो लिखेंगे अरविंद पनगड़िया, क्या लिखेंगे? अरविंद पनगड़िया। अरे, अरविंद पनगड़िया, ये इसके अध्यक्ष थे पहले, है ना। अभी वर्तमान में अरविंद पनगड़िया किस पद पर है? तो याद रखना, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। और अगर हम बात करें वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो अगर वर्तमान की हम चर्चा करें तो आप बता सकते हैं वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तमान की अगर हम बात करें कि इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो क्या जवाब है? तो याद रखना मेरे साथियों, सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। तो सुमन बेरी वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, है ना। ये अध्यक्ष की हमने बात कर ली। इसमें सीओ का पद भी होता है, सीओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आप इसे कहते हैं, है ना। तो वहां से भी सवाल आते हैं। तो अगला बिंदु लिखेंगे सीओ, सीओ, सीईओ बोलते हैं, सीओ, है ना। इसे बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, है ना। सीईओ की अगर हम बात करें, तो इसके जो पहले सीईओ थे उनका नाम क्या था? तो याद रखना है, पहले जो सीईओ थे उनका नाम था मेरे साथियों सिंधु श्री खुल्लर। बहुत बढ़िया, सारे लोग जवाब भी दे रहे हैं, सिंधु श्री खुल्लर।
ठीक है दीपेश भाई, ये सीओ, इसे बोलते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में कौन है? जो दीपेश आपने बताया वो वर्तमान में ही है, तो याद रखना है वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम। वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम। नाम है भाई, अंग्रेजी हिंदी क्या होती है इसमें, है ना? इसका अंग्रेजी लिखूं, लो भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बस उस, ले भाई ले, ओके, ये लो। तो ये बात मैंने आपको यहां पर बता दी, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं, है ना? चलो, इस नीति आयोग की स्थापना क्यों की गई, आखिर क्या कारण है? देखो, नीति आयोग की स्थापना के बहुत सारे कारण हैं, यानी कि इसके कार्य क्या है, ये क्या काम करता है, इसके फंक्शंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक ही बात है ना? तो इसके कार्य की अगर हम चर्चा करें, इसके कार्यों की अगर हम बात करें, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य यह है मेरे दोस्त कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, है ना? तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना सबसे पहला कार्य लिखें, राज्य और केंद्र सरकार के मध्य राज्य और केंद्र सरकार के मध्य कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, समन्वय, है ना? समन्वय बोलते हैं इसे हिंदी में। तो राज्य और केंद्र सरकार के मध्य समन्वय स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, समन्वय बनाना, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में समन्वय को बढ़ावा देना, मतलब बैठक को बढ़ावा देना। भाई, हो सकता है किसी राज्य में अलग सरकार और केंद्र सरकार अलग हो, जैसे केंद्र सरकार बीजेपी की है, किसी राज्य में मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन तो बिठाना पड़ेगा ना। भाई, दोनों नहीं चाहेंगे कि हम दोनों साथ में बैठे, तो नीति आयोग प्रयास करती कि नहीं नहीं, आप बैठो यार, अच्छे लोग हैं ये भी, इनसे भी मिलो, बातचीत करो। तो समन्वय स्थापित करना, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। दूसरा काम लिखेंगे, दूसरा मैं यहीं पर लिख दूं, ऐसे जगह है। दूसरा क्या काम है, राज्यों की सक्रियता को बढ़ावा देना, एक्टिवनेस ऑफ स्टेट्स जो है, राज्यों की सक्रियता। भाई, देश के विकास में राज्यों की भूमिका तो अहम है ना? जैसे किसी के भी सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो सम्मान समारोह था वो बिना सहयोग के तो संभव हो ही नहीं था। तो पूरा स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, टाइपिंग स्टाफ, सारे स्टाफ आ गए। तो अगर कोई स्टाफ मना कर दे हम तो नहीं सहयोग करेंगे, तो फिर कैसे होगा भाई, है ना? तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो राज्यों की सक्रियता को बढ़ावा देना, तो राज्यों की सक्रियता, एक्टिवनेस ऑफ स्टेट्स, या सहयोग भी आप इसे लिख सकते हैं, है ना? एक्टिवनेस, एक्टिवनेस स्टेट्स की जो है उसको बढ़ावा देना। याद रखना, ये दूसरा कार्य मैंने आपको बताया। मैं अभी आगे और कार्य बताऊंगा, अगले पेज पर लिखे तीसरा कार्य। तीसरा कार्य मेरे साथियों याद रखना, वो कार्य क्या है? वो कार्य है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में अच्छे से विचार करेगी, विमर्श करेगी, विकास गतिविधियों को बढ़ावा देगी, जैसे डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विकास करेगी,
तो इसे जब साथ मिलकर के आगे बढ़ने की बात आएगी तो इसे सहकारी संघवाद बोलते हैं, है ना। क्यों, क्या बोलते हैं, सहकारी संघवाद। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसको भी बढ़ावा मिलता है। तो नीति आयोग की एक कोशिश रहती है कि वह सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दे, है ना। क्या दे, सहकारी संघवाद को भी बढ़ावा दे। तो लिखेंगे सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद। और इसको हम लोग बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, है ना, को बढ़ावा देना। यानी कि राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में आपसी भाव जो है उन्हें अच्छे करना, उन्हें साथ में बिठाना, लो बैठो बातचीत करो, कुछ अच्छी बात करो, मामला सुलझेगा, ऐसी बात करना। आ गई बात समझ में। तो यही है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, जरूर आपको याद रखना है। तीसरी बात, चौथी बात आपको ये याद रखना है इसके अंदर मेरे साथियों की नीति आयोग का एक कार्य है ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देना। ये आडंबर और इन पर नहीं डिपेंड है कि भैया जो है कोई बाबा ऐसे ऐसे करता है और अंदर से कलर ने पता नहीं क्या क्या निकल जाता है, उस पर बढ़ावा देना इसका उद्देश्य ही नहीं। ये तो कहता है कि ज्ञान को सीखो, कुछ करके देखो। तो ज्ञान एवं नवाचार, नवाचार को बोलते हैं इनोवेशन। तो नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान एवं नवाचार, जिसको बोलते हैं नॉलेज एंड इनोवेशन। नॉलेज एंड इनोवेशन, इसको भी बढ़ावा देना। तो ये भी इसी नीति आयोग की ही उद्देश्य है या कार्य, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग के उद्देश्य या कार्य के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, अब देखो ये ना कुछ सूचकांक जारी करती, कुछ इंडेक्स जारी करती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि नीति आयोग कौन कौन से सूचकांक जारी करती है। कुछ इंडेक्स हैं जिन्हें ये जारी करती है, जरा वो समझना। तो मैं अगला हेडिंग डाल दूं, नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक। सूचकांक का मतलब वो इंडेक्स को लेकर के है। नीति आयोग द्वारा जारी सूचकांक, है ना, इंडेक्स को लेकर। तो कौन कौन से ये इंडेक्स जो है वो जारी करती है, कौन कौन से इंडेक्स ये जारी करती है, याद रखना है। एक तो ये सतत विकास इंडेक्स को भी जारी करती है, जिसे एसडीजी इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अभी केवल नाम लिख लो, बाकी ये क्या होता है बता दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए, है ना। तो पहला लिखेंगे एसडीजी इनोवेशन, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना। तो एसडीजी इंडेक्स आप इसे याद रखें, केवल एसडीजी इंडेक्स। एसडीजी का फुल फॉर्म क्या है यहां पर लिख लो। एसडीजी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के नाम से आप इसे जानते हैं। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, आपको पता है कि सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। सतत विकास लक्ष्य की अगर हम बात करें, सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी की संख्या की हम बात करें, तो सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है। तो मेरे दोस्त 17 सतत विकास लक्ष्य बनाए गए, जिसमें शिक्षा में सुधार, गरीबी में कमी करना, बेरोजगारी में कमी करना, रोजगार को बढ़ावा देना, स्वच्छ जल, है ना, स्वच्छ पृथ्वी, है ना, भुखमरी की समस्या को समाप्त करना, ऐसे कुल मिलाकर के 17 एसडीजी है। तो इनकी क्या स्थिति है भारत के अंदर, भारत में राज्य कहां पर पहुंच पा रहे हैं, राज्य कितने सक्रिय हैं, राज्य कितना आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो इसको ही बोलते हैं एसडीजी इंडेक्स। तो एसडीजी इंडेक्स जो है वो यही मेरे साथियों क्या करता है, जारी करता है
तो ये एक सूचकांक जारी करता है एसडीजी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, आपको बात समझ में आई। फिर ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के बारे में भी, मतलब हेल्थ इंडेक्स देता है ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में कि कौन सा अस्पताल अच्छा काम कर रहा है, जैसे स्वास्थ्य सूचकांक के नाम से जानते हैं, हेल्थ इंडेक्स बोलते हैं, है ना। तो अगला लिखना हेल्थ इंडेक्स, या हिंदी में भी आप लिख सकते हैं स्वास्थ्य सूचकांक। और ये स्वास्थ्य सूचकांक कैसे जारी करता है, तो याद रखना कि वर्तमान में भारत के कौन कौन से राज्यों में किन किन जिलों में कौन अस्पताल अच्छा काम कर रहा है ना, उसके बारे में इंडेक्स जारी करता है। आ गई बात समझ में। फिर एक तीसरा इंडेक्स है, वो इंडेक्स ये कि भारत जो है वो विदेशों में कौन कौन सी चीजों का निर्यात कर रहा है और निर्यात के लिए कितनी तैयारियां भारत के पास में, इससे संबंधित एक इंडेक्स जिसे बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, है ना। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। एक इंडेक्स ये भी है जो कि ये जारी करता है। ओके, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। फिर अगर हम चौथे की बात करें मेरे साथियों कि चौथा इंडेक्स कौन सा है, तो याद रखना चौथा इंडेक्स जो है वो आपको अगर मैं चर्चा करूं तो मतलब पानी के मैनेजमेंट को कैसे बरकरार रखा गया है भारत के अंदर, और कौन सा राज्य इसके मैनेजमेंट को बरकरार रखने में कामयाब रहा है, उससे संबंधित एक इंडेक्स है जिसे आप लोग कहते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। हिंदी में लिख दूं, चलेगा ना? तो भाई अंग्रेजी में लिख, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम आप इसे कहते हैं, है ना। इससे संबंधित भी ये सूचकांक जो है वो जारी करता है। आ गई बात समझ में? बाकी और भी सूचकांक है लेकिन पर्याप्त, ये खास खास सूचकांक मैंने आपको इसके अंतर्गत बता दी। ठीक है, ये नीति आयोग के सूचकांक के बारे में डिस्कशन मैंने कर दिया। ओके मेरे दोस्त, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो, अब हमें एक और बात देखनी पड़ेगी नीति आयोग के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में वहां से भी सवाल आ सकते हैं। और वो बात किससे संबंधित है, तो याद रखना वो इसके स्तंभ से संबंधित है। स्तंभ का मतलब क्या होता है? 7 पिलर्स। तो नीति आयोग ने देश का विकास बढ़ाने के लिए 7 पिलर्स की चर्चा करी है, 7 स्तंभों की चर्चा करी है। तो 7 पिलर्स के नाम से आप इसे जानते हैं, है ना। 7 स्तंभ हम लोग इसे कह देते हैं, इसे पिलर्स के नाम से जाना जाता है। तो 7 पिलर्स के नाम से आप इसे जानते हैं। आइए जरा ये 7 पिलर्स कौन कौन से हैं इनके बारे में हमें कम से कम नाम तो पता हो ही हो। तो 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, तो 7 स्तंभ कौन कौन से हैं, है ना। 7 स्तंभ के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहला स्तंभ है वो ऐसा माना गया है, सबसे पहला जो स्तंभ है वो क्या है मेरे दोस्त? नीति आयोग के अनुसार ये बात कही गई है कि अगर देश का विकास हमें करना है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा जनता पर, पीपल्स पर। पीपल जो है इस देश का पहला स्तंभ है, जनता इस देश का पहला स्तंभ मानी गई है। तो याद रखना है नीति आयोग के अनुसार जो पीपल है वो देश का प्रथम स्तंभ है। जनता, पीपल, क्या बोलते हैं? पीपल के नाम से आप इसे जानते हैं। ये पीपल का पेड़ नहीं है, पीपल है। पीपल का मतलब लोग, है ना, नागरिक। जनता जो है किसी भी देश का सबसे बड़ा पिलर होती है, क्योंकि यही देश की उन्नति और अवनति के बारे में बताती है कि देश आगे बढ़ेगा या फिर पीछे जाएगा, या देश की इकोनॉमिक कंडीशन क्या होगी। याद रखना है केवल लोगों के होने से काम नहीं चलेगा, लोगों की सक्रियता भी जरूरी है, एक्टिवनेस भी जरूरी है, जिसे आप सक्रियता, मतलब दूसरा जो स्तंभ है वो सक्रियता के नाम से। तो जनता के होने से ही काम थोड़ी ना होगा। दूसरा स्तंभ क्या है? सक्रियता भी है। तो एक्टिवनेस या प्रोएक्टिवनेस के नाम से आप इसे जानते हो, सक्रियता। इसको अंग्रेजी में बोला है प्रोएक्टिवनेस, मतलब बहुत ज्यादा सक्रिय होना।
प्रोएक्टिवनेस के नाम से आप इसे जानते हैं। थोड़ा स्पेलिंग में अगर कुछ कमी हो तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो प्रोएक्टिवनेस, जनता के होने से ही काम नहीं चलेगा, जनता की एक्टिवनेस भी जरूरी है, ये भी है। तो जनता पहला स्तंभ है। दूसरा है एक्टिवनेस, जनता सक्रिय हो। सक्रिय होने का मतलब है कि जनता देश के विकास कार्यों में भाग ले। भाग लेने का मतलब है पार्टिसिपेशन रखे, यानी कि भागीदारी रखे। तो तीसरा जो स्तंभ है वो क्या है? भागीदारी। भागीदारी, भागीदारी, और इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टिसिपेशन। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन। तो भागीदारी के नाम से आप इसे जानते हैं। भाई जनता है तो जनता है, सक्रिय होनी चाहिए, सक्रिय तो है ही सही, तो फिर भागीदार भी होनी चाहिए, है ना। भागीदारी करनी चाहिए देश के विकास में। इसी से तो अगर मान लो लड़कियां भी ऐसा कर ले, महिलाएं भी ऐसा कर ले कि वो सक्रिय हो जाए, भागीदारी कर ले, तो हम बोलेंगे ना महिला सशक्तिकरण हो गया। भाई जनता में तो पुरुष और महिला दोनों आती है ना। तो अगर महिला सक्रिय हो जाए, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ भागीदार हो जाए, तो मुझे बताओ महिला सशक्तिकरण आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो याद रखना, चौथा में याद रखना है इससे सशक्तिकरण। चौथा कैसे याद रखना है? तो ऐसे ही याद रखना है मैंने जो बताया अभी, सशक्तिकरण। तो लिखेंगे सशक्तिकरण, इंपावरमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। क्या बोलते हैं? इंपावरमेंट। तो सशक्तिकरण, इसे इंपावरमेंट के नाम से जानते हैं। इंपावरमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। सशक्तिकरण या इंपावरमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। आ गई बात समझ में? क्या बोलते हैं इसे? इंपावरमेंट के नाम से आप इसे जानते हैं। तो महिला सशक्तिकरण हो गया मेरे साथियों। मैंने क्या बताया? जनता जब सक्रिय होगी, है ना, जनता, पीपल, सक्रियता, तो वो भाग लेगी। और महिला ने अगर भाग ले लिया तो वो महिला सशक्तिकरण की ओर चली जाएगी। जब महिला हो गई, जनता भी हो गई, जनता में बच्चे बूढ़े सब आ गए, तो सबका समावेश नहीं हो जाएगा। तो पांचवा जो स्तंभ है वो है समावेशिता। पांचवा स्तंभ क्या है? समावेशिता, है ना, समावेशिता। और इसे बोलते हैं इंक्लूसिव, है ना। समावेशिता का मतलब है सबको मिलाना, शामिल करना। तो इंक्लूसिवनेस। तो मेरे साथियों क्या लिखेंगे? इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस, है ना, समावेशिता हो जाएगा। और अगर ये सारी चीजें हो गई, सबको शामिल भी कर लिया, तो फिर तो समानता आ जाएगी। आ रही बात समझ में? तो छठवां स्तंभ क्या लिखेंगे? समानता। समानता का मतलब होता है इक्विलिटी, समानता। और समानता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इक्विलिटी के नाम से जानते हैं। समानता यानी कि इक्विलिटी, है ना। तो समानता भी आ जाएगी, जब सबको समावेश कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगी? समानता भी आ जाएगी। समानता आ जाएगी, इसके बाद की क्या कंडीशन होगी? तो याद रखना, समानता के बाद में जब समानता आ गई है तो फिर तो आपको पता ही है कि सब ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। तो लिखेंगे सातवां पारदर्शिता। क्या लिखेंगे? पारदर्शिता। तो ये ट्रांसपेरेंसी आप इसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। ये सातों के सातों 7 पिलर्स के नाम से जानते हैं। ट्रांसपेरेंसी, है ना, ट्रांसपेरेंसी। आ गई बात समझ में? ट्रांसपेरेंसी के नाम से आप इसे जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 पिलर्स हैं जो कि नीति आयोग ने सुझाए हैं कि भैया हमें जो है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इन भागों पर हमें पहुंचना है। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये दरअसल मैंने आपको यहां पर बता दी है नीति आयोग के बारे में, इतनी बातें हैं जो आपको याद रखना है। ये नीति आयोग के बारे में मैंने आपको बताया। ओके, बड़े आगे बढ़े, बताओ कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? अब जब नीति आयोग हो गया तो फिर हम पढ़ेंगे वित्त आयोग के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार, है ना, आप भी हामी भर दें। जुबिडुबी पंपारा, जुबिडुबी परंपा। सुना आपने गाना? जुबिडुबी नाचे क्यों पागल सुबह माँ।
बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे। अगला है वित्त आयोग। चलो अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त वित्त आयोग के बारे में। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग। आपने वित्त आयोग का कई बार नाम सुना होगा, सुना है ना, कि वित्त आयोग क्या काम करता है, क्या कुछ कहानियां हैं इसके। तो वित्त आयोग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वित्त आयोग, और इसे हम लोग फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के नाम से आप इसे जानते हैं। वित्त आयोग को फाइनेंस कमीशन के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में? तो आइए जरा फाइनेंस कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वित्त आयोग का जिक्र कहाँ है, कैसे कैसे किया गया है, वो सब बातें क्या क्या हो सकती है। ओके। तो वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जिसका जिक्र संविधान के अंदर है। और संविधान के कौन से आर्टिकल में? तो याद रखना, संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में इसका जिक्र है। इसलिए इसे संवैधानिक संस्था के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? तो यही हमें यहां पर लिखना भी है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये एक संवैधानिक संस्था है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? ये एक संवैधानिक संस्था है। इसमें लिखें सबसे पहली बात इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति, इसका नेचर कैसा है। इसकी प्रकृति के बारे में, इसके नेचर के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो मैंने क्या बताया कि इसकी जो प्रकृति वो कैसी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका जिक्र संविधान के अंदर है, इसलिए संस्था की जो प्रकृति है वो संवैधानिक होगी। संवैधानिक, जिसे आप कॉन्स्टिट्यूशनल के नाम से जानते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। इसका जिक्र कहां पर है? आर्टिकल नंबर 280 में जिक्र है। आर्टिकल नंबर 280 जो है वो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है ना। तो फाइनेंस कमीशन का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो वित्त आयोग में है। सॉरी, आर्टिकल नंबर 280 में है। तो वित्त आयोग का गठन जो है मेरे दोस्त वो 280 के अंतर्गत है। फाइनेंस कमीशन आप इसे कह देते हैं अंग्रेजी में। अच्छा, इसका गठन या इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? इसको कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना, इसको फॉर्म्ड या कॉन्स्टिट्यूट किसके द्वारा किया जाएगा? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। तो राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट महोदय जो है वो इसका गठन करेंगे। कितने सालों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो याद रखना 5 सालों के लिए किया जाता है ना। तो इसका लिखेंगे कार्यकाल। अगला बिंदु क्या लिखेंगे? कार्यकाल, टेन्यूअर, कार्यकाल। और कार्यकाल को आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो टेन्यूअर के नाम से आप इसे जानते हैं। टेन्यूअर, टेन्यूअर, कार्यकाल या टेन्यूअर आप इसे कहते हैं। इसका जो टेन्यूअर है वो कितने सालों का है? 5 सालों का है। मतलब 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आ गई बात समझ में? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी है? तो आपको मैंने बताया कि इसकी जो प्रकृति है, इसका जिक्र चूंकि संविधान के अंदर है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? संवैधानिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई? संवैधानिक हो जाएगी। ये बात आपको याद रखना है। क्या हो जाएगी? संवैधानिक हो जाएगी। ओके।
चलो, बहुत बढ़िया। ओके ओके, ठीक है। चलो, इसकी संरचना के बारे में हम बातचीत करते हैं कि इसकी संरचना में क्या क्या चीजें हैं। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम चर्चा करें तो इसकी संरचना में याद रखना, एक इसमें अध्यक्ष होते हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद होता है, तो लिखेंगे अध्यक्ष की संख्या 1 होती है। अध्यक्ष 1 होते हैं और सदस्यों की संख्या जो है वो 4 होती है। मेंबर्स कितने होते हैं? तो 4 मेंबर्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के अध्यक्ष सहित 5 लोग होते हैं। सॉरी, अध्यक्ष सहित मेरे साथियों कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं, ये बात आपको याद रखना है ना। अध्यक्ष सहित ये 5 लोग होते हैं, ठीक है ना। अगली बात, ये जो अपनी रिपोर्ट देते हैं तो क्या वो जरूरी है सरकार लागू करे? नहीं। इसकी जो रिपोर्ट होते हैं वो सिफारिश की प्रकृति की होती है, मतलब वो जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो सरकार माने या ना माने, सरकार की इच्छा है। तो इसमें अगला बिंदु हम लिख सकते हैं कि इनकी जो रिपोर्ट है वो भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है मेरे साथी वो सिफारिश प्रकृति की होती है ना। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट की अगर हम चर्चा करें, रिपोर्ट, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि ये जो रिपोर्ट देते हैं वो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति जी को देंगे। रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को देंगे। ये अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति महोदय को देंगे। दूसरी बात, इस इनकी जो रिपोर्ट है वो क्या होगी? तो वो क्या होगी? केवल और केवल सिफारिश प्रकृति की होगी। मतलब जरूरी नहीं है कि सरकार लागू करे ही, तो सिफारिश प्रकृति की, मतलब खाली वो रिकमेंडेशन है कि एक समिति बनाई, एक अध्यक्ष बना दिया उसका, वित्त एक आयोग बना दिया और वो दे रहे हैं, तो वो इच्छा सरकार की, वो माने या ना माने। आ गई बात समझ में? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति जी को दी जाती है, और इसकी सिफारिशें जो है वो मतलब इसकी जो रिपोर्ट है वो सिफारिश प्रकृति की होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार जो उसे जबरन लागू ही करे, सरकार की इच्छा, ये बात है, ठीक है। अब आपसे यहां पर एक सवाल पूछा जा सकता है कि ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इसकी संरचना में, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वित्त आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है, अपॉइंट है, वो कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रेसिडेंट महोदय का अच्छा खासा रोल है। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जी द्वारा ही मेरे साथियों इनकी क्या की जाती है? अपॉइंटमेंट की जाती है। आ गई बात समझ में? इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा ही की जाती है, ये बात आपको याद रखना है। ओके, आ गई बात समझ में? चलो अगली बात, अगली बात, ये क्या काम करते हैं? वित्त आयोग का कार्य क्या है? इसके क्या कार्य है? क्या काम करता है वित्त आयोग? तो देखो, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरे दोस्त, हालांकि मैं कार्य लिखवा देता हूं आप लोगों को कि इसका क्या कार्य है। ये वित्त आयोग ये करता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कैसे कैसे पैसों का आवंटन किया जाना है ना, या राजस्व का वितरण कैसे कैसे किया जाना है, कितना % किया जाना है,
उसके बारे में ये सिफारिश करता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में करों का बंटवारा करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये काम इसका होता है ना। तो याद रखना इसके अंदर क्या याद रखेंगे, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी, राज्यों और यूटी के मध्य करों का बंटवारा करना। यूटी का मतलब अच्छा, राज्यों और कॉमा में लिख लेना यूटी, है ना, क्योंकि यूटी तो केंद्र शासित प्रदेश भी है ना। तो राज्यों या यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश बोलते हैं। और केंद्र सरकार के बीच, और केंद्र सरकार के मध्य करों का बंटवारा करना। कर का मतलब है यहां पर टैक्सेस से, तो करों का बंटवारा करना। जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी का बंटवारा कैसे होगा, पैसों का बंटवारा कैसे होगा, ये करता है ना, वित्त आयोग करता है। तो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में करों का बंटवारा करना, अंग्रेजी में से बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आ गई बात समझ में, ये बात याद रखना है। ओके, चलो ये इसके कार्यों का। अब देखो ना, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर एक बात बता दूं कि वित्त आयोग के बारे में दरअसल हमें एक और चीज देखना है कि वित्त आयोग जो करों का बंटवारा करता है वो दो आधार पर करता है, एक क्षैतिज और एक लंबवत, है ना। तो ये वर्टिकल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे मेरे साथियों कल, है ना। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, वो हम कल देखेंगे। केवल मैं फिलहाल आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारा पहला फाइनेंस कमीशन था वो कब गठित किया गया था, है ना। पहला फाइनेंस कमीशन जो था वो कब गठित किया गया था, वो जरा देख लो। तो लिखेंगे प्रथम फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। पहले वित्त आयोग के बारे में हम बातचीत कर लेते हैं, है ना। देखो पहला वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, सवाल कई बार आया हुआ है और मैं नहीं चाहता हूं कि अब ये आए तो अब आप छोड़ो। तो याद रखना है, पहला जो वित्त आयोग है उसका गठन किया गया था मेरे साथियों 22 नवंबर 1951 को। 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था। इसका कार्यकाल क्या था, मतलब कब से कब तक ये कार्य करेगा, इसका कार्यकाल या टेन्यूअर आप इसे कह देते हैं। तो ये बनाया गया था 1952 से लगा करके 5 सालों तक, यानी कि 1957 तक। तो 1952 से लगा करके 1957 तक इसका टेन्यूअर था, याद रखना है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था, केसी नियोगी। तो इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो केसी नियोगी को बनाए गए थे, जिनका पूरा नाम है क्षितिज चंद्र नियोगी। मैंने बताया था केसी नियोगी जी का जो जिक्र है वो योजना आयोग में भी आया था, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, केसी नियोगी आप लोगों को लिखेंगे, तो लिखेंगे केसी नियोगी। अब मेरे दोस्त अगली मेरी क्लास है उसका समय हो चुका है ना, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर रोकूंगा। इससे आगे की चर्चा मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है। तो कल हम लोग इसके बारे में याद रखेंगे, है ना। मैं सब बता दूंगा कल की चर्चाओं में क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं आपसे कल, नए वीडियो, नई शाखा, है ना, इसी वित्त आयोग के साथ, एनडीसी के साथ में और जो आयोग बचे गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार, धन्यवाद।